हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुका हूँ यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए, जिसमें बच्चों आपको 34 क्वेश्चन हिंदी के देखने के लिए मिलते हैं, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है पहले इस प्रैक्टिस सेट का कि काकल्य वर्ण कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि काकल्य वर्ण कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। बच्चों, काकल्य वर्ण वे वर्ण होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में क्या मुंह खुला हुआ रहता है और वायु जो है कंठ खोलकर तेजी से या झटके के साथ बाहर निकलती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि काकल्य वर्ण किसे कहते हैं। तो काकल्य वर्ण उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में मुख जो है खुला रहता है और जो वायु होती है कंठ से जो होती है खुलकर झटके से बाहर निकलती है। ठीक है, यानी कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है और मुख पूरा का पूरा खुला रहता है। तो उन्हें क्या कहते हैं, हम काकल्य वर्ण कहते हैं। तो जैसे कि हम है को बोलते हैं है, तो है में क्या हमारा मुख पूरा खुला रहता है और जो वायु होती है वह झटके के साथ बाहर निकलती है कंठ को खोलकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काकल्य वर्ण कौन से होता है। तो काकल्य वर्ण बच्चों है होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये ऊ दिया गया है, बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो हमें बताना है जो बड़ा ऊ है ये किस प्रकार का स्वर है। तो ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पश्च बी व्रत, दूसरा है अग्र संव्रत, तीसरा ऑप्शन है अग्र बी व्रत और फोर्थ ऑप्शन है पश्च संव्रत। तो बच्चों, आप ये अपने आंसर टिक करते रहना नोटबुक में और लास्ट में कमेंट कर कर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, और आपको इससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अपनी नोटबुक में टिक कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, पश्च संव्रत होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप का आंसर अगर गलत है तो ईमानदारी से गलत कर दीजिए और सही है तो सही कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार आपको अपनी तैयारी का पूरा अभाव हो जाएगा और किस प्रकार की आपकी तैयारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि पूर्ण विराम का बच्चों चिन्ह दिया गया है का प्रयोग किया जाता है। तो ये वो 4 ऑप्शन है कि वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है, वाक्य के अंत में किया जाता है, वाक्य के मध्य में किया जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से अपना आंसर टिक कर लीजिए और इसका राइट आंसर जो है मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वाक्य के अंत में। ठीक है, किसी भी वाक्य के अंत में जहाँ वाक्य क्या पूर्ण हो जाता है तो वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं जाते, सभी क्वेश्चन क्या है ये इस प्रकार के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि संग्राम में उपसर्ग बताइए। तो ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में हमें राइट आंसर बताना है। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर लीजिए, इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो बच्चों संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सम प्लस ग्राम होगा। तो इस प्रकार जो उपसर्ग होते हैं वाक्य के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं और वाक्य के प्रारंभ में क्या उपसर्ग मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सम प्लस ग्राम। ग्राम पूरा वाक्य एक शब्द मिला है हमें और इससे पहले सम आया है तो सम क्या है, उपसर्ग का कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर टिक कर लीजिए कि कारतूस किस भाषा का शब्द है। ठीक है, कारतूस किस भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन है अरबी भाषा का, दूसरा ऑप्शन है फारसी भाषा का, तीसरा है फ्रेंच भाषा, फोर्थ है तुर्की भाषा। तुर्की गलत लिखा हुआ है, तुर्की इस प्रकार बच्चों लिखा जाएगा शुद्ध वर्तनी में। ठीक है, तो कारतूस जो है किस भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, फ्रेंच। जो कारतूस है बच्चे फ्रेंच भाषा का शब्द है, यहाँ पर अंक की बिंदी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि तुर्की जो है बच्चों, सॉरी, कारतूस जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। यानी हमें यहाँ पर नाउन बताना है, नाउन यानी संज्ञा को बताना है कि इस वाक्य में ये जो नेपोलियन वर्ड यूज हुआ है ये किस प्रकार का नाउन है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है व्यक्तिवाचक है, दूसरा ऑप्शन है जातिवाचक है, थर्ड ऑप्शन है भाववाचक है और फोर्थ ऑप्शन है समूहवाचक है।
तो बच्चों जो समुद्रगुप्त था इन्हें हम क्या कहते थे, भारत का नेपोलियन कहते थे। तो भारत का नेपोलियन, इसमें नेपोलियन वर्ड आया, तो नेपोलियन क्या है ये समूहवाचक भी नहीं है बच्चों, क्योंकि ग्रुप नहीं है, और ये भाववाचक भी नहीं है। और बचा क्या है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या, किसी व्यक्ति का नाम होता है। तो नाम कहाँ पर है, नाम बच्चों यहाँ पर समुद्रगुप्त का है। तो ये समुद्रगुप्त की क्या जाति को दर्शा रहा है नेपोलियन, कि भारत समुद्रगुप्त जो था भारत का नेपोलियन था। तो हमें नेपोलियन में ही बताना था कि किस प्रकार की संज्ञा है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा जातिवाचक होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ बच्चे इसका आंसर व्यक्तिवाचक करेंगे, जो कि गलत है। ठीक है, इसका आंसर व्यक्तिवाचक नहीं होगा, जातिवाचक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पति शब्द का अभिव्यक्तिक बहुवचन होता है। तो इस वर्ड से आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या पूछ लिया, यानी विभक्ति जो होती है बच्चों ये उससे रिलेटेड वर्ड है। तो हमें पति का बहुवचन बताना है, क्या होगा। तो पति का बहुवचन, पहला ऑप्शन दिया गया है पतियों, दूसरा है पतियों, थर्ड है पति, और फोर्थ है पतिये। तो इन चारों में से हमें बताना है कि पति का बहुवचन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आई होप आपने क्या अपना आंसर टिक कर लिया होगा कि क्या होगा आपका आंसर। तो मेरा जो आंसर है बच्चों, इसका राइट आंसर है वह पति होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये आपका आंसर सही गया या गलत कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो और सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानो। यानी बच्चों ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें बताना है कि किसमें क्या, किस सर्वनाम में ये जो और सो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया प्रश्नवाचक में, दूसरा ऑप्शन दिया गया पुरुषवाचक में, थर्ड ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम में, और फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम में। तो बच्चों जो और सो ये शब्द आते हैं, ये किस प्रकार के सर्वनाम में आते हैं। तो सभी बच्चों को इसका राइट आंसर पता होगा कि संबंधवाचक सर्वनाम में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे बच्चों जो आया है सो जाएगा। ठीक है, जो और सो का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, यानी संबंध बताने के लिए किया जाता है। यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य से संबंध बताने के लिए जो और सो का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नीली साड़ी, ठीक है, ये नीली साड़ी दी गई है, इसमें बताना है कौन सा विशेषण है। ठीक है, चार ऑप्शन है, इन चारों में से हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, नीली साड़ी, तो साड़ी में बताना है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो विशेषण तो बच्चों ये है नीली, क्योंकि नीली जो वर्ड आया है ये साड़ी की विशेषता बता रहा है कि साड़ी कैसी है बच्चों, नीली है। तो ये साड़ी की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो कैसी है साड़ी, नीली है। तो ये क्या है बच्चों, संख्यावाचक होगा नहीं, परिमाणवाचक होगा नहीं, क्योंकि लीटर आधा लीटर ऐसा कुछ नहीं है। सार्वनामिक होगा नहीं, सार्वनामिक में क्या बच्चों सर्वनाम आते हैं। ये क्या बच्चों गुणवाचक है, क्योंकि साड़ी का ये गुण बता रहा है कि साड़ी जो है नीली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न था। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि नवोड़ा का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, यह संधि विच्छेद है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें बताना है कि नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा नवोड़ा का संधि विच्छेद होगा नव प्लस ऊड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऊड़ा में बच्चों बड़ा ऊ बनता है, ध्यान रखना है कि अगर हम नवोड़ा शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हम छोटा ऊ नहीं बनाएंगे। ठीक है, छोटा ऊ नहीं बनाएंगे, बड़ा ऊ बनेगा, ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। और इसमें बच्चों जो नवोड़ा में संधि होगी वह होगी गुण संधि। ठीक है, गुण संधि, ये भी आपको ध्यान रखना है। संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की संधि होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि परमानंद में समास है। ठीक है, परमानंद में समास है। तो पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा है कर्मधारय समास, और थर्ड ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, फोर्थ है बहुव्रीहि समास। ठीक है, इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में क्या, बहु पे छोटी की मात्रा लगी, गलत लिखा हुआ है। बहुव्रीहि भी शुद्ध वर्तनी में आता है बच्चों लिखने के लिए, तो बहु पे छोटों की मात्रा लिखती है। तो परमानंद का जो अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो परम, परम में है जो आनंद, या परम, परम प्लस आनंद। ठीक है, जो आनंद है परम है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो होगा विशेषता से संबंधित शब्द है ये।
तो इसमें बच्चों द्वंद्व समास भी नहीं होगा, अव्ययी भाव समास भी नहीं होगा और बहुव्रीहि समास भी नहीं होगा, क्योंकि किसी तीसरे पद की ओर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि परमानंद में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना समास के 6 भेद होते हैं, यानी 6 प्रकार के क्या समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जिस समास में पहला या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं, उसे कौन सा समास होता है या कहते हैं। बच्चों कभी कभी एग्जामिनर क्या है समास की परिभाषा भी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस समास में पहला या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, थर्ड ऑप्शन है द्वंद्व समास और फोर्थ ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसे चयनित करना है। तो बच्चों विधि जो है, विधि का 3 समानार्थी है, एक जो है बच्चों वह गलत है। तो हमें उस गलत ऑप्शन को बताना है कि क्या होगा। तो बच्चों विधि का जो अर्थ होता है, विधि का अर्थ ब्रह्मा भी होता है और विधि का अर्थ बच्चों कानून भी होता है। कानून यानी विधि पढ़ी होगी आपने, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विधि बोलते हैं, कानून बोलते हैं। और विधि का अर्थ जो होता है बच्चों पद्धति से भी होता है, लेकिन अवधि को हम विधि नहीं कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो विधि के 3 नाम होते हैं, ब्रह्मा भी होता है, ठीक है, ब्रह्मा, और कानून को भी हम विधि बोल सकते हैं और पद्धति को भी हम विधि बोलते हैं। तो विधि के 3 अनेकार्थी शब्द होते हैं, ब्रह्मा, कानून, पद्धति। जबकि अवधि जो है बच्चों, अवधि विधि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अनेकार्थी शब्द भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की अमित शब्द का विलोम है। ठीक है, अमित शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है सुमित होगा, दूसरा ऑप्शन है कुमित होगा, थर्ड ऑप्शन है परिमित होगा और फोर्थ ऑप्शन है दुर्मित होगा। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों अमित का विलोम, तो वह होगा परिमित। आप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है आपको कि अमित का जो विलोम होता है परिमित होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से एक विष्णु शब्द का या विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, हमें बताना है विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है कमलेश, कमलेश भी बच्चों विष्णु का पर्यायवाची शब्द होता है। दूसरा दिया है कमलाकांत, तो कमलाकांत भी विष्णु का पर्यायवाची होता है। ठीक है, फिर दिया है कमलापति, तो कमलापति भी विष्णु का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट दिया है कमलासन, तो कमलासन बच्चों विष्णु का पर्यायवाची नहीं होता है, ये क्या ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। ध्यान रखना आपको, ब्रह्मा, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कमलासन होता है। और ये क्या होता है प्रजापति, प्रजापति भी काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रजापति किसका पर्यायवाची होता है, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। एक बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है शंभु। ठीक है, शंभु किसका पर्यायवाची है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो शंभु जो है बच्चों ब्रह्मा का पर्यायवाची है और इन्हें हम पितामह भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये 4 इजी जो सबसे हल्के हैं मैंने आपको बता दिए हैं। कमलासन ब्रह्मा का पर्यायवाची है, प्रजापति भी ब्रह्मा का पर्यायवाची है, शंभु भी ब्रह्मा का पर्यायवाची है और पितामह भी बच्चों ब्रह्मा का पर्यायवाची है। जबकि कमलेश, कमलाकांत, कमलापति ये किसके पर्यायवाची हैं, विष्णु के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ये मुहावरा दिया गया है चिकना घड़ा होना। ठीक है, मुहावरे का सही अर्थ है। तो चिकना घड़ा होना मुहावरे का हमें अर्थ बताना है क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है चिकना चुपड़ा होना, नेक्स्ट है समृद्ध होना, थर्ड ऑप्शन है निर्लज होना, फोर्थ है मधुरभाषी होना। तो चिकना घड़ा होने का जो बच्चों अर्थ होता है वह होता है निर्लज होना। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द हमें बताना है। तो तद्भव शब्द जो इस समय बोले जाते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, जो हिंदी के शब्द है या देसी भाषा के शब्द है उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो प्रत्याभिज्ञान, ठीक है, दूसरा है परिधान, परिधान मतलब जो वस्त्र होते हैं, और थर्ड है पिटक और फोर्थ है पिटारा। तो इन चारों में से जो बच्चों तद्भव शब्द है
वह होगा ऑप्शन नंबर डी पिटारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पिटारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जबकि ये तीनों जो दिए गए हैं बच्चों, ये तीनों के तीनों तत्सम शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर पिटारा जो दिया गया है ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है विदेशज, दूसरा है देशज, तीसरा है तत्सम, फोर्थ ऑप्शन है तद्भव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों क्या होना चाहिए? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो बच्चों ये चार शब्द ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें लिखा है कुमुदनी। तो इस कुमुदनी में हमें बताना है कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। तो इसमें हमें सही बताना है कौन सा सही है। तो आप इन चारों में से अपना आंसर टिक कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर बी कुमुदनी। कुमुदनी में क्या होता है बच्चों? कै पे भी छोटू की मात्रा, मैं पे भी छोटू की मात्रा, दै पे छोटी ई की मात्रा और नै पे बड़ी ई की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि अम्बुज और अम्बुदी शब्द युग्म का सही अर्थ है। ठीक है, अम्बुज और अम्बुदी शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये चारों, पहला ऑप्शन है कमल डैश सागर, दूसरा है कमल डैश भोजन, तीसरा है भोजन डैश कमल और फोर्थ है बादल डैश कमल। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने पर्यायवाची अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर टिक कर दोगे। ठीक है, तो ये अम्बुज, जिसमें अम्बुज आ गया तो अम्बुज किसका पर्यायवाची है? कमल का है। और अम्बुदी जो पर्यायवाची होता है सागर का होता है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत आता है बच्चों, अम्बुदी का पर्यायवाची या अम्बुज का पर्यायवाची कंफ्यूजन करने के लिए। तो अम्बुदी जो होता है सागर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? यानी त्रुटिहीन बच्चों जिसमें त्रुटि ही नहीं है, यानी शुद्ध वाक्य हमें बताना है। तो इसमें हमें शुद्ध वाक्य बताना है, क्या होगा? तो पहला, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। एक पान, तो यहाँ पर क्या है बच्चों? एक पान, यानी पान का जो पत्ता होता है एक पान, तो ये क्या यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या एक पान नहीं आना चाहिए था। दूसरा है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। तो ये स्थित और पास ये दोनों एक ही शब्द को दर्शा रहे हैं और यहाँ पर क्या आया है? एक पान आया है। तो ये भी क्या गलत हो गया है। इसमें तीन तीन मिस्टेक है, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ा है स्थित है, क्योंकि यहाँ पर पास आ गया तो स्थित की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और फिर एक पान आया है, तो एक पान की नहीं एक दुकान होना चाहिए। दूसरा है, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। तो ये भी क्या गलत है, पानों यहाँ पर। और नेक्स्ट है कि मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो ये क्या क्वेश्चन में त्रुटिहीन है, यानी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न था, तो आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए, मेरठ जनपद, देहरादून जनपद, हरदोई जनपद और फोर्थ है मथुरा जनपद। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो बच्चों आपको पता है कि मेरठ जनपद में कौन सी भाषा बोली जाती है? खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली। और हरदोई में कौन सी बोली जाती है? कन्नौजी बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कन्नौजी होगा। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौजी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, और मथुरा में कौन सी बोली जाती है? तो ब्रज भाषा। ठीक है, मथुरा वृंदावन में ब्रज भाषा बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों कन्नौजी बोली कहाँ बोली जाती है? हरदोई जनपद में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 23 की बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू बच्चों हमें बताना है किस भाषा उपवर्ग की बोली है। तो पहला है पश्चिमी हिंदी की, दूसरा है पूर्वी हिंदी, तीसरा है बिहारी और फोर्थ है पहाड़ी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा पश्चिमी हिंदी, क्योंकि ये हरियाणवी क्षेत्र में बोली जाती है बांगरू, यानी पश्चिमी हिंदी का ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा की उपभाषा है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है बांगरू। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन है कि अज्ञेय का अर्थ क्या है। ठीक है, अज्ञेय का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे हम क्या कहते हैं, अज्ञेय कहते हैं। या जो सब कुछ जानता हो उसे अज्ञेय कहते हैं। या जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अज्ञेय कहते हैं। या जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो उसे अज्ञेय कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे हम अज्ञेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों में क्या बच्चों, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि अज्ञेय का अर्थ होता है या विज्ञेय का अर्थ होता है या अनविज्ञेय का अर्थ होता है। तो मैं हर वीडियो में एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लेकर आता हूं। तो आपको ध्यान रखना, अज्ञेय का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 है कि क्लिक अरे मैं नह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो बच्चों ये, ठीक है, इन पंक्तियों में हमें रस बताना है कौन सा है। देखिए यहाँ पर दिया है क्लिक क्लिक अरे मैं नह निहारू, यानी जो क्लिक अरे हैं नह निहारू, यानी बच्चों को देखकर जो उनके नैनों को देखकर या उनके मुंह को देखकर जो प्रसन्नता होती है, इन दांतों पर मोती वारू। जब बच्चे हंसते हैं तो उनके दांतों पर क्या कैसे लगते हैं, मोती के जैसे लगते हैं। तो इन पंक्तियों में बच्चों रस जो होगा वात्सल्य रस होगा। ठीक है, वात्सल्य रस। तो क्योंकि बच्चों से संबंधित क्या है बच्चों, पंक्तियां हैं, इनमें जो अर्थ निकलेगा बच्चों से संबंधित अर्थ निकलेगा। क्योंकि श्री कृष्ण जी के बचपन से संबंधित क्या ये दोहा या पंक्तियां हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वात्सल्य रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों ये रस यानी छंद से संबंधित क्वेश्चन है, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, तो आपको इन्हें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें बच्चों ने निहारू बच्चों से रिलेटेड क्या आया है बच्चों, यहाँ पर ये पंक्तियां दी गई हैं। तो इन पंक्तियों में वात्सल्य रस होगा, क्योंकि वात्सल्य रस जो होता है बच्चों, इसमें श्री कृष्ण के जन्म या बचपन की घटनाओं से संबंधित जितनी भी पंक्तियां होती हैं उन सभी में क्या वात्सल्य रस होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 है कि पटपति मानहु तड़ित रुचि, सुचि नौमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों मैंने बताया था जिसमें मानो मनो जानो जनो ये शब्द आ जाते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन क्या है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, और थर्ड ऑप्शन है 4, और फोर्थ है 5। तो बच्चों जो छंद होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मात्रिक, ठीक है, मात्रिक छंद। दूसरा होता है वार्णिक छंद, ठीक है, जिसमें बच्चों वर्णों की गिनती होती है उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। जिनमें मात्राओं की गिनती होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। और थर्ड है मुक्तक छंद। ठीक है, मुक्तक छंद। मुक्तक छंद जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित क्या है, मुक्तक छंद। ये आप ध्यान रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित कौन सा छंद है, मुक्तक छंद है। इन्होंने जूही की कली नामक एक रचना लिखी थी जिसमें क्या है बच्चों, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। तो छंदों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, मात्रिक वार्णिक मुक्तक। और मुक्तक छंद के कवि किसे कहा जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन है कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। ठीक है, कन्नड़ का संबंध, जो कन्नड़ भाषा है बच्चों, इसका संबंध किस भाषा परिवार से है। तो पहला ऑप्शन है आर्य भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, थर्ड ऑप्शन है देव भाषा परिवार, और फोर्थ ऑप्शन है भारतीय परिवार। तो इसका जो राइट आंसर होगा इन चारों में से द्रविड़ भाषा परिवार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्वेश्चन क्या है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। तो पहला ऑप्शन है खरोष्ठी से, दूसरा है फारसी से, थर्ड ऑप्शन है मराठी से, फोर्थ है ब्राह्मी से। तो बच्चों देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वह ब्राह्मी लिपि से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है सेनापति को, दूसरा है चिंतामणि को, थर्ड ऑप्शन है मतीराम को, फोर्थ है केशव दास को।
तो कठिन काव्य का जो प्रेत होता है बच्चों, ये किसे कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या है? अगली पंचवर्षीय योजना का, ठीक है, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, तैयार किया जा रहा है। तो बच्चों इस वाक्य को हमें कंप्लीट करना है और ये जो रिक्त स्थान दिया गया है डैश डैश कर यहाँ बताना है कि क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन जो होता है बच्चों आपकी तर्क शक्ति पर आधारित प्रश्न होता है कि आपको कितनी नॉलेज है हिंदी की। तो यहाँ पर है रूप आएगा या प्रारूप आएगा या कार्यक्रम आएगा या रूपरेखा आएगी। तो बच्चों जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है उनका क्या प्रारूप तैयार किया जाता है। तो अगली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? प्रारूप आना चाहिए, ठीक है, प्रारूप। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रारूप, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि इन्हें हमें क्रम से लगाना है, ये रे ले बे को। और इन ये रे ले बे को इनके स्टार्टिंग में ये पहला पॉइंट आएगा और लास्ट में 6 नंबर का आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है एक कि भारतीय गांवों के, ठीक है, सुधार के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकारों के और बहुत प्रयत्न करना होगा। तो ये इजी है बहुत ही कि भारतीय गांवों के, ठीक है, सुधार के लिए पहला नंबर, अभी भारत सरकार को दूसरा नंबर, और राज्य सरकारों के बहुत प्रयत्न करना होगा। और राज्य सरकारों को यहाँ पर को वर्ड आएगा, ठीक है, और राज्य सरकारों को। और फोर्थ नंबर है बहुत प्रयत्न करना होगा। तो ये टाइपिंग मिस्टेक थी, यहाँ पर के की जगह को आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ के की जगह क्या आएगा? को आएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा रे। रे से देखते दो स्टार्ट है, रे के बाद क्या आएगा? ये आएगा, फिर आएगा ले। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा वाक्य बच्चों क्या बनेगा कि भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसे ध्यान पूर्वक करिए, यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन ये गलत होगा तो आपको बहुत ही ज्यादा दुख होगा घर आने के बाद, इसलिए ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने चाहिए इस प्रकार के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन है कि अनुबंध के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। अनुबंध के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है बच्चों? पहला ऑप्शन है ऑफिसर, दूसरा है एग्रीमेंट, तीसरा है लॉर्ड और फोर्थ है प्रॉपर्टियर, ठीक है। तो बच्चों जो अनुबंध होता है इसे बोलते हैं हम ठेका, ठीक है। कहीं कहीं आपने लिखा होगा, दीवारों पर लिखा होता है, शराब की दुकान पर लिखा होता है अनुबंधित, ठीक है। इसे हम ठेका बोलते हैं, ठेका। तो इसे बोलते हैं हम एग्रीमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अनुबंध का जो हिंदी अंग्रेजी अर्थ होगा वह होगा एग्रीमेंट। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज का प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कैसे थे, आप कमेंट कर जरूर बताएं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसे भी कमेंट कर बताएं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।